आज हम लोग आ पहुँचे हैं लखनऊ से थोड़ी दूर बीकेटी में, बख्शी का तालाब में, लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की एक खूबसूरत सी बिल्डिंग में, जहाँ पे हो रहा है आज स्तंभ 2021, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट टीचर्स की फेलिसिटेशन सेरेमनी रखा गया है और करियर काउच की टीम आज आप लोगों से बातें करेंगी यहीं पे इस बिल्डिंग में ही। हम लोग आपसे रूबरू कराएंगे अनुराग त्रिपाठी जी का, जो कि सीबीएसई सेक्रेटरी है। तो चलिए ढेर सारी बातें करते और आज का इस एपिसोड का लुत्फ उठाते हैं। तो हम आए हुए हैं LIPS के आज के इस प्रोग्राम में, जहां पे गवर्नमेंट टीचर्स के लिए एक अवार्ड सेरेमनी रखा गया था और आज इस सेरेमनी को एक ऊंचा, एक रूप देने के लिए, एक ऊंचाई देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CBSE के सेक्रेटरी डॉक्टर मिस्टर अनुराग त्रिपाठी जी। अनुराग जी, लाइव हमारे करियर काउच के प्राइम टीवी पर आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, मैं जानना चाहूँगा कि आज का ये इतना बड़ा एक इनिशिएटिव लिया गया है जहाँ पे कि गवर्नमेंट टीचर्स को आज हम लोग यहाँ पे फेलिसिटेट कर रहे हैं, लखनऊ में आप आए हैं। सर, मुझे पहले तो ये बताइए कि CBSE और यूपी की अभी व्यवस्था अगर पूरे शिक्षा पटल पर पूरे देश में देखें तो आपको क्या लगता है यूपी की व्यवस्था कैसी है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा एक ऐसा टूल है जिससे क्रांति लाई जा सकती है और शिक्षा अलग अलग खांचों में नहीं है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार एक होकर के ही शिक्षा का बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत करती हैं। पूरे देश में NCERT, SCERT और एक ही करिकुलम चलता है और प्रादेशिक हिसाब से लोग कस्टमाइज करके उसको बनाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है जो केंद्र सरकार लेकर के आई है, उसको पूरे प्रदेशों को मिल करके लागू करना और बड़ी तीव्र गति से सारे प्रदेश उसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश इसमें बहुत सहयोग कर रहा है। बड़ी तेज़ी से यहाँ के टीचर्स, यहाँ के जो एजुकेशनिस्ट हैं, यहाँ का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बड़ा क्रिएटिव तरीके से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, नई नई चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन प्रयासों से ज़रूर कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट सामने आएगा और बच्चों की जो क्षमता है, जो उनकी स्किल है, उभर के सामने आएगी। सर, आपने अभी बाहर इनोवेशन के ऊपर बहुत सारी बातें की। आपने बताया कि किस प्रकार से टीचर्स और प्रिंसिपल्स अपने तरीके से अपना स्तर कैसे ऊंचा कर सकते हैं और आपने ये भी बताया कि गवर्नमेंट स्कूल से जो आपकी आशाएं हैं वो कहीं ज़्यादा ऊंची हैं। लेकिन सर, उसके बावजूद ये भी एक सच्चाई है कि हम लोग एक सफल तरीके से ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं करा पाए। क्या लगता है, अभी भी पेंडेमिक गुजरा नहीं और कई और लाइन में लगे हैं, तो क्या हमारी ये तैयारी आगे के दौर पर दिखेगी क्या? देखिए, पूरे वर्ष भर स्कूल में अच्छी शिक्षा देना और उसके बाद एक सफल परीक्षा कराना, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम कुछ पढ़ाते हैं तो उसका आउटकम चेक करने के लिए हम परीक्षा करते हैं और पिछले वर्ष कोविड के कारण जरूर ये परीक्षाएं नहीं हो पाई और बहुत सारे प्रदेशों में, इवन CBSE में भी हम लोगों ने बच्चों की पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर रिजल्ट दिया। बट इस वर्ष स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं और वैक्सीनेशन की प्रगति आप सबके सामने है और बहुत अच्छी स्थिति है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष हम परीक्षा भी ले सकेंगे और उसका अच्छा रिजल्ट भी दे सकेंगे। जहाँ तक ऑनलाइन एग्जाम की बात है तो ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन एग्जाम के कुछ पहलू भी हम लागू कर चुके हैं। उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, उस पर आगे बढ़ रहे हैं और आज नहीं तो कल ऑनलाइन एग्जाम की प्रक्रिया भी हम सफलतापूर्वक कर सकेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। सर, अभी एग्जामिनेशंस अब तो 2-2, 3-3 स्तर पर आप लोगों ने करना शुरू किया है, तो आगे चल के और कौन से चेंजेस हम देख पाएंगे और आपको क्या लगता है CBSE ऐसे कौन से स्टेप्स लेने जा रही है ताकि रूरल तक में एक एक कोने में जाके हमारा बच्चा एक सफल एग्जाम दे सके? देखिए, नई शिक्षा नीति परीक्षा सुधारों की बात करती है। उसमें एक बहुत बड़ा सुधार हम लोगों ने सेमेस्टर सिस्टम को लेकर किया है। आप देख रहे हैं कि वर्ष में अभी तक एक बार बोर्ड की परीक्षा होती थी जिसकी वैल्यू 100% होती थी। अब परीक्षा 2 बार हो रही। फर्स्ट हाफ हम ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं और सेकंड हाफ हम सब्जेक्टिव ले रहे हैं। फर्स्ट हाफ का कुछ सिलेबस सेकंड हाफ पे नहीं आएगा, तो बर्डन को कम करने के लिए, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए, थोड़ा सा इनोवेशंस को लाने के लिए, प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए हम इस चीज़ को कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे नए सुधार CBSE लेके आ रही। जैसे हम लोग NIAS के थ्रू एक टेस्टिंग करने जा रहे हैं, 3री, 5वीं और 8वीं और नवंबर में होने वाला है टेस्ट। तो पूरे देश के सामने तस्वीर आएगी कि उनके 3rd, 5th और 8th के बच्चों का लर्निंग लेवल क्या है। वो परीक्षा इस बार पहली बार 10th लेवल पे भी होने जा रही। तो 3rd, 5th, 8th और 10th का लर्निंग लेवल क्या है,
ये स्कूल के प्रधानाचार्यों को और देश के सारे प्रशासकों को पता चलेगा कि लर्निंग गैप कहाँ है और जिससे हम इम्प्रूव कर सके। इसके अलावा ट्रेनिंग को लेकर के हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग का मॉड्यूल लॉन्च कर चुके हैं और इस वर्ष हम लोगों ने मोर देन 10 लाख टीचर्स को ट्रेंड किया। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमारा रहा है। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव सीबीएसई ले रही है और उसको हम पूरे देश में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हम बोर्ड एग्जाम में बढ़ा रहे हैं। लर्निंग आउटकम चेक करने के लिए उसको हम लेकर के आ रहे हैं। इसको एक प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहे हैं, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट, कि पूरे देश के स्कूल किस लेवल पे हैं, तो एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर चुके हैं, उसको हम लेकर के आ रहे हैं। सफल एक प्रोग्राम हमारा जिसको हम बेसिकली स्ट्रक्चरल वे में लेके आ रहे हैं। एफएलएन फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी को लेकर के एक प्रोग्राम हम लॉन्च कर चुके हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, बट इसकी सफलता अध्यापकों और प्रिंसिपलों के ऊपर निर्भर करती कितना बेहतरीन तरीके से लागू करते हैं। तो मेरी शुभकामना पुरस्कृत होने वाले टीचर्स को। आखिरी एक सवाल, आखिरी एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एनईपी में एक मेंशन है नो बैग्स डे का, उसके ऊपर हम लोग अभी तक कितना क्रियान्वयन कर सके? देखिए, नो बैग्स का मतलब एनईपी ने इसलिए किया था कि एनईपी को पता है कि बच्चों को पढ़ने के साथ साथ दूसरी चीजें करने का अवसर देना चाहिए। व्यक्तित्व तो ज्यादा निखरता है, तो अगर बच्चा कुछ दिन बैग लेकर के नहीं आएगा तो क्रिएटिव होगा, खेलेगा, कूदेगा, हंसेगा, डांस करेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये लागू होगा और हम लोगों ने प्रारंभ भी कर दिया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने कम समय में करियर काउच की टीम को इतना वक्त दिया। आपका वाकई आपकी आगे की यात्रा शुभ हो। आप अभी दिल्ली वापस जा रहे हैं। सर हैव अ नाइस जर्नी। थैंक यू। तो दोस्तों, हम अभी मौजूद हैं एलआईपीएस में, जहां पे ये स्तंभ कार्यक्रम चल रहा है। यहां फेलिसिटेशन किया जा रहा है गवर्नमेंट टीचर्स का। जी हां, कोरोना के समय में टीचर्स ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा अपनी ओर से, और उसी की वजह से अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे सीबीएसई के सेक्रेटरी मिस्टर अनुराग त्रिपाठी जी से, और इसी सिलसिले के तहत अब हमारे साथ बैठे हुए हैं मेजर हर्ष कुमार। मेजर साहब, आप एनसीईआरटी के सेक्रेटरी हैं और एजुकेशन की आपको जो देखने का जो एक नज़रिया है वो थोड़ा अलग है। मैं जानना चाहूँगा, मैं तो खैर यूपी में कर रहा हूँ और हम इस समय, मुझे कहना चाहिए, मैं लखनऊ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव इटौंजा के पास लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में हूँ। आज का जो मैंने कार्यक्रम देखा, ये तो आप बाकी के कवरेज में देखेंगे, उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा। क्या कहते हैं मेजर साहब? बिल्कुल। तो ये स्तंभ जैसा जो प्रोग्राम है, ये कितना इंपॉर्टेंट आज बन चुका है टीचर्स को रिकॉग्निशन देने में? देखिए, जो ये महामारी का दौर आया, जो ये पैंडमिक का दौर था, इसमें हमारे अध्यापकों ने इतनी जल्दी इसको अडेप्ट किया इस सिचुएशन को, कि आप सोचिए कि 10 दिन के अंदर ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट अपने आप खड़ा हो गया था। जबकि संसाधनों की कमी थी, ट्रेनिंग की कमी थी, उसके बाद भी आपने सही बोला कि एक अलग तरह का युद्ध हमारे शिक्षकों ने लड़ा, और उसमें बच्चों को मैनेज करना, कंट्रोल करना, वो कितना मुश्किल होता है ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक अभिभावक हूँ और मेरे बच्चे भी ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं जी। तो ये एक बहुत कठिन समय था, लेकिन निश्चित रूप से हमारे स्कूलों ने, हमारे अध्यापकों ने इसको अपने आप को अडेप्ट बहुत जल्दी किया। और इसके साथ साथ देखिए, कभी भी कोई एक साथ कार्य नहीं कर सकता, ये एक टीम वर्क होता है। अब इसमें मैं एनसीईआरटी की भूमिका के बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालूंगा, फिर आपके अगले प्रश्न पे अगर आएगा तो एनसीईआरटी की भूमिका को विस्तृत रूप से बताऊंगा आपको। जी जी बिल्कुल। कि विद इन 10 days we were out with alternative academic calendar for secondary classes, then higher secondary classes, and within a year इन तीनों के लिए कैलेंडर्स अलग से निकल गए, और उसके साथ भी और कार्यक्रम और भी कई चीज़ें की गई जो मैं आपको बताता चलूँगा। लेकिन निश्चित रूप से इस पूरे समय के दौरान जो हमारे अध्यापकों ने कार्य किया जी, उसको कहीं ना कहीं पहचान मिलनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मैं इसके लिए लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधकों को, उनकी बहुत डायनामिक जो एक प्रिंसिपल हैं मांडवी त्रिपाठी मैडम, उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह का अनूठा आयोजन उन्होंने किया, जिसमें ऐसे शिक्षकों को सम्मान और उनको पहचान दी। मेजर साहब, अब आता हूँ कुछ शिक्षा संबंधी बातों पर, क्योंकि हम करियर काउच पे बैठे हैं।
मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, बार बार हम एनईपी की बात करते हैं, राइट? हम लोग जो नए प्लेटफॉर्म्स जो बनाए जा रहे हैं, इस समय करिकुलम्स को नया एक दौर दिया जा रहा है, कई चीज़ें नई इंक्लूड की गई, नो बैग्स डे इंक्लूड किया गया है, स्किल को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्रोत्साहन देने का फैसला लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद कोरोना के समय में हम ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं करा पाए। ये तो अपनी तरफ एक खेद भरी बात तो रही ले। इसके साथ साथ आप अगर देखें, करिकुलम भी जो है वो भी बड़ा अस्त व्यस्त हो गया। पूरी तरीके से कई ऐसे स्कूल थे जिन्होंने अपने पूरे सब्जेक्ट्स को, अपना जो पूरा जो कोर्स था वो कंप्लीट ही नहीं कर पाए। इस बार की जो 10th था और इंटर था, मुझे नहीं पता आने वाले समय में जिन बच्चों को इस समय मार्क्स दे दिया गया है, उनको कंपटीशन में किस आंख से देखा जाएगा? अरे इन्होंने तो कोरोना के टाइम पे दिया था, इन्होंने तो एग्जाम दिया ही नहीं था, बस मार्क्स मिल गया था। ये भीख में मेनली मार्क्स कहीं छात्रों के लिए चुनौती तो नहीं बन जाएगी? देखिए, मैं आपकी इन पूरी बातों से पूरी तरह से असहमत हूँ, क्योंकि जितना बड़ा आपने स्टेटमेंट दिया, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले ये बताइए कि जब मनुष्य जीवित रहेगा तभी तो फिर वो पढ़ाई करेगा या अपना करियर बनाएगा। जब प्रश्न इस बात का है कि कल के दिन जीवित रह पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आपने क्या कोरोना का दूसरा दौर नहीं देखा या कोरोना का पहला दौर नहीं देखा जिसमें हम सहमे हुए थे, और दूसरा जब हम सहम के थोड़ा बाहर निकले तो जो दिखाई पड़ा उसको तो याद करना भी मैं समझता हूँ कि वाकई भयावह है। जी, और जी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह का दिन हमको कभी दोबारा देखने को ना मिले। जी, जी। तो अगर आप ये बात कर रहे हैं कि बच्चा अपने मानसिक द्वंद में, कितने बड़ों की जो अपने उम्र में मतलब एक परिपक्व मानसिकता वाले लोग थे, वो जब हिल गए, तो उन बच्चों के बारे में आप सोचिए कि उनके मन में क्या भावना रहेगी। 10th और 12th पास तो जब आदमी जीवित रहेगा तभी तो 10th और 12th पास करेगा। तो इसलिए आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से परिचालित करें कि हमारे शिक्षकों ने बहुत अच्छा काम किया, स्कूल ने बहुत अच्छा काम किया, और जो बच्चों ने उस दौरान जिस तरह से भी एग्ज़ाम दे के आए, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वो और भी पल्लवित और पुष्पित होंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, क्योंकि कल को उनको इसमें अगर एग्जिस्ट करना है कंपटीशन में, और ऐसा नहीं है कि बच्चों ने अपने आप को इक्विप नहीं किया है, क्योंकि मैं भी अभिभावक हूँ, मैं भी जानता हूँ, इस बात को देखता हूँ कि बच्चे किस तरह से कर रहे हैं। कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन से कुछ फ़ायदे भी हुए हैं आपको। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरा बड़ा पुत्र है 7th क्लास में, तो वो कहता है पापा ये जानते हो गूगल कैसे काम करता है? मैंने कहा कैसे काम करता है? सैटेलाइट के थ्रू काम करता है। उसने कहा नहीं, इस रास्ते से हम जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तब ये दिखा रहा है कि ये जो रेड दिखा रहा है या पिंक दिखा रहा है या ब्लू दिखा रहा है कैसे काम करता है। तो मैंने कहा कहाँ से तुमने देखा? कहता मैंने नो हाउ में देखा इस बात को। तो ऐसा नहीं है, बच्चों को आपको वो एडवांटेज, और ये तो अगर कोई शब्द इस्तेमाल करता है कि ये कोरोना काल का बच्चा है, तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी मूर्खता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपने इस बात को तो क्लियर किया कि कोरोना के समय में जो बच्चों ने, क्योंकि हम लोग लगातार एपिसोड दर एपिसोड इस बात को कहते जा रहे हैं कि जिन छात्रों ने इस वर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दिया, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात है, सामने कंपटीशंस हैं, और उस दौरान में अगर इनको अगर कुछ दूसरी दृष्टि से देखा जा रहा है, जो कि कई पेपरों में ये बातें उठती हैं, ये संवाद उठता है, इस बात का बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। लेकिन मेजर साहब, उसके बावजूद एक तरफ हम चांद पे पहुंचने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम एक सिंपल ऑनलाइन एग्जाम पूरे देश में एक तरीके से करा नहीं पाते, एक स्तर पर नहीं करा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि उन तकनीकी चीजों में हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए? क्या आपको लगता है कि भारतवर्ष जो इतना बड़ा देश है, ये देश नहीं अपने आप में सिविलाइजेशन है? आपको लगता है क्या एक दिन में मैजिक वैंड है कि एक दिन में कन्वर्ट हो जाएगा? आप हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतने दिनों तक इसको खुले में डाला गया, सारे हितधारक यानी स्टेक होल्डर्स ने अपना इसमें सजेशन दिया, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट इतना अच्छा डॉक्यूमेंट निकल के आया। और उसमें जो सबसे पहला बात जो अभी अनुराग जी भी बता रहे थे कि सबसे पहला हमारा उद्देश्य क्या है शिक्षा का? शिक्षा का उद्देश्य है मनुभव, मतलब एक अच्छा मनुष्य बनना। तो जब आप मनुष्य बनने की तरफ करेंगे तो अभी आपका ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान, अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्र दिया लाल किले से कि सबकी सहभागिता, जब तक सबकी सहभागिता नहीं होगी, अब जैसे लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कर रहा है, ये प्राइवेट स्कूल है,
लेकिन इन्होंने अगर सरकारी स्कूल के टीचर को सम्मानित किया या पहचान दी, जी। तो आप ये समझिए कि एक तरह से एक रास्ता खुल रहा है। ये भी सही बात और दूसरी बात इसमें मैं ऐड कर दूं, जिससे कि हमारे दर्शकों को भी पता रहे कि सरकार इस विषय में निरंतर कार्य कर रही है। आप देखिए, पीएम ई विद्या के अंतर्गत एनसीईआरटी के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के फ्री चैनल्स 24 घंटे चलते हैं। सही बात इसके अलावा हम कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे वीडियोस, इसको डिसेमिनेट करिए जिससे कि सारा राष्ट्र देख सके, और सारी भाषाओं में ये हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, सरकार इस तरफ चल रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, सबको साथ आना पड़ेगा, और निश्चित रूप से हम जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मोटो है कि सबको शिक्षा मिले, वो मिलेगी। मेजर साहब, मैं आपको पहले बता दूं कि करियर काउच हमेशा प्रयासरत रहती है कि हम शिक्षा नीति को, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या किसी प्रदेश की भी हो, अगर वो शिक्षा को अगर संचालित तरीके से कर सकती है, हम उसको प्रोपोगेट करने के लिए पूरी तरीके से वचनबद्ध हैं। लेकिन अब एक छोटी सी बात और, आपने इतने तीखे सवालों के आप जवाब देते आ रहे हैं, मैं जरा जानना चाहूंगा एनसीईआरटी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, अब करिकुलम में कुछ बदलाव लाए जा रहे हैं, कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं, हिस्ट्री से लेके अलग अलग। आप शायद मेरा सिग्नल समझ रहे हैं मैं किधर कहना चाहता हूं। मैं खुले शब्दों में बात करूंगा आपसे जी। देखिए, अभी सबका इनिबिशन था कि भारतवर्ष में टीके कैसे लगाए जाएंगे। आज हम 100 करोड़ पार कर चुके हैं जी। अब किसी के पास प्रश्न करने के लिए है क्या? मैं कुछ अखबारों का नाम नहीं लेना चाहता, कुछ विचारकों का नाम नहीं लेना चाहता, जो हमेशा इस बात पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे कि कैसे आप टीका लगाएंगे। भारत इसको 15 साल में नहीं अचीव कर सकता, इसको 25 साल में नहीं अचीव कर सकता। परिणाम आपके सामने है, 100 करोड़ टीकाकरण हो चुका है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और तो इस बात को आप समझिए, कोई ऐसा करिकुलम कुछ ऐसा नहीं चेंज किया जा रहा है, लोगों की इनहिबिशन है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से विशेषज्ञ बैठेंगे, इस पे देखेंगे कि भारतीयता से पगी हुई शिक्षा, बच्चे को क्या अपना इतिहास जानने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो अपने इतिहास के बारे में पढ़ाने की एक अब उसमें विद्वान बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे। ये बेसिकली क्या है, ओनली जंपिंग द गन है। राइट। तो ये मैं दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा, और आप बिल्कुल तीखे सवाल पूछें और मैं बिल्कुल सही उसका जवाब दूंगा। आप इस बात को देखें कि आप सामने देखते जाइए क्या क्या चेंज होता जा रहा है। शिक्षा नीति में क्या कुछ ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। किसी के पास कोई प्रश्न है क्या? नहीं है। तो अभी आप देखते जाइए, इसमें सब कुछ हमारे देश काल परिस्थिति के अनुसार, हमारे देश के बारे में, हमारे बारे में, आप अपने पूर्वजों के बारे में जानने का एक प्रयास है। बिल्कुल सही बात है, वही है, और कुछ ऐसा चेंज नहीं होने वाला है। अच्छा मेजर साहब, आखिरी सवाल कि एनसीईआरटी आगे और कौन सी ऐसी चीजें और बदलाव ला रहा है, कौन से ऐसे सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं जिनको आप बताना चाहेंगे जो आगे चल के बच्चों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगी? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है टीचर। तो आप टीचर की बात करते हैं कि टीचरों को ये पढ़ाना चाहिए, पेडागोजी पढ़ना चाहिए, और आप उनको क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं उनका। आप एनसीईआरटी के फॉर्मेशन के बारे में अगर जानते हो तो 1961 में जैसे उस पे खोला गया था, जिससे जैसे आईआईटीज़ और आईआईएम्स खोले गए हैं कि आईआईटी जो है इंजीनियरिंग की शिक्षा देगा, आईआईएम मैनेजमेंट की शिक्षा देगा। उसी तरह से एनसीईआरटी जिसके 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं, अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूर और शिलोंग में। उसके अलावा पंडित सुंदरलाल शर्मा वोकेशनल एजुकेशन का है, जिसमें कि प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी। बीएड का जो कोर्स का जो 4 वर्षीय बीएड हम कर रहे थे, आज उसको पूरे राष्ट्र ने सही माना है। और जो ये बीएड की दुकानदारी हो रही थी 2 साल की, स्टैंड अलोन बीएड कॉलेजेस के बारे में आप शिक्षा नीति में देखिए, उसके बारे में है कि नहीं, हम सही ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि जब शिक्षक सही निकलेगा तो ऑब्वियसली फिर आपका विद्यार्थी भी अच्छा निकलेगा। बिल्कुल सही बात तो है। एनसीईआरटी एक इस दिशा में काम कर रही है। फिर एक जो मैंने आपको नाम बताया, पंडित सुंदरलाल शर्मा वोकेशनल एजुकेशन, उसमें कई तरह के वोकेशनल एजुकेशन के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। आप इस बात का ध्यान रखें कि भारतवर्ष आने वाले 25 वर्षों तक हमारे पास जो कार्य क्षमता जो कहा जाता है 49 ईयर्स तक का, उसका एज ग्रुप सबसे ज़्यादा रहेगा पूरे विश्व में। तो इसी वजह से हमें वोकेशनल ट्रेनिंग भी देनी है, क्योंकि अगर आप जापान का कंपेयर करें, अमेरिका का कंपेयर करें,
साउथ कोरिया का कंपेयर करें, वहाँ के टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज जो वोकेशनल ट्रेनिंग जिनका है और सारे आपके जो सर्विसेज हैं, जॉब हों, उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाए, तो एनसीईआरटी इसके लिए कार्यरत है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हो, इसके लिए कार्यरत है, ना कि लोगों की इनहिबिशन, वो गलत है। तो मेजर साहब, अंत में स्तंभ के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं दर्शकों को इसमें से जो अभिभावक हैं उनको खास रूप से ये देना चाहूँगा कि अपने बच्चों की शिक्षा का वो भी पर्सनली ध्यान रखें, और हमारी जो शिक्षिका हैं, हमारे शिक्षक हैं, उनको इस बात पे ध्यान उनका आकर्षित करना चाहूँगा कि जो एक निरंतर रूप से एक ट्रेनिंग प्रक्रिया में शामिल रहें और जो नए चेंजेस हों उससे अपने आप को एब्रेस्ट करें। और इसके साथ ही साथ अगर आपको जो नए चेंजेस हो रहे हैं उसको देखना हो तो एनसीईआरटी की वेबसाइट को ज़रूर फॉलो करें, जिसमें आपको नई नई चीज़ें और जो विद्यार्थी से रिलेटेड ट्रेनिंग है, जैसे कि विद्यार्थी के एप्टीट्यूड को जानना, इसके विषय में भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है। किस प्रकार से पेरेंट्स को यूज़ करना है टेक्नोलॉजी को, इस पे भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है। तो इन सारे चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, जिससे कि निश्चित रूप से उनको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब हमारे चैनल पर आने के लिए और करियर काउच की टीम को इतना समय देने के लिए। थैंक यू। अब जब हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंत पर आ चुके हैं तो आपका मुझे समय मिल पाया। स्तंभ 2021, क्या खूबसूरत नाम आपने चुना है। और वाकई मैंने यहाँ पे जो शिक्षा के स्तंभ, यानी जो हमारे जो शिक्षक हैं, जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, वो सब एक जगह आके एकत्रित हुए, कई स्कूलों के प्रधानाचार्य एक साथ एकत्रित हुए, इतना एक खूबसूरत आपने माहौल बना के दिया। ये आइडिया आया कहाँ से? स्तंभ 2021 awarding pillars of education and felicitating the unsung heroes. आज हमने जो ऑनर किया वो था द पैंडेमिक हीरोज who did not stop anywhere. कहीं वो रुके नहीं, उनकी गति कहीं रुकी नहीं, उन्होंने शिक्षा को भी नहीं रुकने दिया। ये बहुत सारा कुछ फेसबुक पे चलता रहा, आप देखते रहे, कितनी आलोचना हुई। मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि मैंने कहीं अनुराग सर की एक फ़ोटो देखी, सेक्रेटरी सीबीएसई, कि वो अपने जन्मस्थल गए अयोध्या और उन्होंने वो अपने स्कूल विज़िट किए, और उनका स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय था। वहाँ से इस आइडिया को मेरे अंदर आया कि टीचर्स ने कितना काम किया है, कितनी मेहनत की है, और उसके बाद वो टीचर्स, वो तबका, वो बच्चे जिनके माँ बाप को भी शिक्षा के महत्व के लिए जागरूक करना पड़ता है, तो जब हमारे लिए ये कार्य इतना मुश्किल होता है, ऑनलाइन को आप सोचिए एक्सेप्ट करना कितना मुसीबत भरा कार्य था कि हमें रातों रात एक मोबाइल और तकनीक से अपने आप को जोड़ना पड़ा, शिक्षा के प्रारूप को एकदम बदल देना पड़ा। तो कितनी मुश्किल उन लोगों को हुई होगी पहले ये समझाना, और फिर उनके पास तो पर्याप्त साधन भी नहीं थे। उस दिन स्तंभ 2021 का बीज पड़ा और मैंने ये सोचा कि नहीं, इन पैंडेमिक अनसंग हीरोज़ को कोई ना कोई रिकग्निशन, कोई ना कोई मोटिवेशन, उनके जो भी कार्य, जो भी सहयोग उन्होंने इस समय पैंडेमिक में जो दिया, तो ये हमें हमारा कॉर्पोरेट तो नहीं वर्ड कहना चाहिए, बट हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल होने के नाते, शिक्षा जगत से जुड़े होने के नाते। हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ईश्वर की कृपा से, मैनेजमेंट की दया से हमारे पास अच्छे साधन होते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि टैलेंट बहुत होता है इन बच्चों के पास, थोड़ी सी साधन, थोड़ी सी जागरूकता की कमी रह जाती है और वो बच्चे वो आयाम नहीं पा पाते। तो मैं तो हमेशा यहाँ से उनको सपोर्ट करती रहती हूँ। तो मुझे लगा बच्चों को तो सपोर्ट करती रहती हूँ, लेकिन जो बच्चों का भविष्य टीचर बना रहे हैं, क्या इनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही बात तो है। बस वहाँ से ये बीज उठा और मैंने सोचा कि बस आगाज़ है और अब मुझे ऐसा करना है। वैसे 5 अक्टूबर, आप में से जो लोग नहीं जानते हो, 5 अक्टूबर इज़ वर्ल्ड टीचर्स डे। मैं उस दिन इस कार्यक्रम को करना चाहती थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते सब अतिथियों का समय मिलते मिलते ये आकर आज 31 अक्टूबर को हुआ, बट सफल हुआ आप सबके सहयोग से। और बस बाकी तो मुझे लगता है सर आप बताएंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि जब आगाज़ जब बहुत खूबसूरत था तो अंजाम तो खूबसूरत होना ही था। और बहुत खूबसूरती से एक एक कार्यक्रम आप कवरेज में देख रहे होंगे
कि जिस प्रकार से इसको सुनियोजित तरीके से यहाँ पे रचा गया, वाकई काबिल तारीफ। क्योंकि हम में से किसी ने, बहुत लोग यहाँ पे बातचीत करते हुए नजर आए जो कि कह रहे थे कि टंजा में इतना खूबसूरत कार्यक्रम कैसे कर दिखाया। लेकिन मैम, मैं कुछ तीखे सवाल पूछने से पीछे नहीं हटूंगा। प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स क्यों? क्या आपको लगता है क्या जो प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर हैं, क्या वो पैंडेमिक एजुकेटर्स नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल रहे। पैंडेमिक एजुकेटर्स बिल्कुल रहे, लेकिन फिर भी उन बच्चों के पास बहुत सुविधाएं रही घर में। कई बच्चे, माँ बाप जागरूक हैं, उनके पेरेंट्स जो अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, उसी से आपको पता चल जाता होगा कि किसी भी प्राइवेट स्कूल कोई ऐसा पेरेंट्स ने फेस किया एक डिफिकल्ट टाइम, लेकिन वो शिक्षा इंपॉर्टेंट है इस बात को भी समझते हैं। दूसरा, अगर उन्हें एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल या कोई लैपटॉप की व्यवस्था करनी पड़ी तो उन्होंने की। बट जो तबका जहां बच्चों के मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, उनको खाने के लिए भी शायद सोचना पड़ता है, वो मिड डे मील पर निर्भर है, तो उन टीचर्स का काम मुझे लगता है हम सबसे ज्यादा कठिन रहा होगा। तो उन्होंने शिक्षा को नहीं रुकने दिया और उन्होंने साथ साथ में इस समय में अपने स्कूल्स को हाईटेक स्कूल्स किया। चाहे जैसे भी गवर्नमेंट ने उनका सहयोग किया, तो मुझे लगता है कि हम लोग भी क्यों नहीं हाथ बढ़ा के उनका सहयोग करते। हम इसी प्रारूप को मैंने दिमाग में रखा कि इसकी मैं शुरुआत तो करूं, एक नींव तो डालूं, एक शुरुआत करूं कि सारे प्रिंसिपल्स इस दिशा में सोचें और स्कूल्स इस दिशा में सोचें कि सिर्फ सरकार को कोसने से नहीं होगा। क्या हम एज अ स्कूल, अगर हमारे पास सुविधाएं हैं तो हम आपस में बांट नहीं सकते? हब्स ऑफ लर्निंग सीबीएसई का एक कार्यक्रम चलता है सर, अगर आपको पता हो तो हब्स ऑफ लर्निंग में बात ही यही है कि आप आपस में एक दूसरे से मिलकर बेस्ट गुड प्रैक्टिसेस को शेयर करें, चीज़ों को आगे बढ़ाएं, साथ में मिलजुल कर काम करें। तो ये काम हम सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स आपस में क्यों करें, इसको अपने और बच्चे जो समाज के निर्माण में आप ऐसे भावी नागरिक तैयार करना चाहते हैं जो देश के लिए एसेट्स हों, लाइबिलिटीज़ ना हो, तो उसमें आप सहयोग क्यों नहीं करना चाहते? तो मुझे लगता है कि इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने प्राइवेट स्कूल्स, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, बहुत मेहनत की, टीचरों ने दिन रात लगा दिया एक एक वीडियो बनाने में सर जैसे कह रहे हैं, लेकिन उन बच्चों तक पहुँचाना जिन बच्चों के पास ये संसाधन ही नहीं है, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शिक्षा को नहीं रुकने दिया, इसलिए ये सम्मान स्तंभ 2021 उनके लिए। मानना पड़ेगा मांडवी मैम, आप वाकई बहुत अच्छी वक्ता हैं। आपने खूबसूरती से बात को जो है एक दूसरी दिशा दे दी। लेकिन मैं एक बार और आपसे पूछूंगा, क्योंकि जानते हैं आप ही कि यहाँ पे मैं जब क्राउड से कुछ लोगों से मैं अभी चर्चा कर रहा था, ऊपर डिनर करते वक्त भी मैं बात कर रहा था, तो मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और मैंने देखा कि क्योंकि आपने प्राइवेट स्कूल से भी प्रिंसिपल्स बुलाए थे और वो लोग भी काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो एक सवाल ज़रूर था। लोगों ने कहा कि भाई गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स को भी हेफ्टी सैलरी, कंटिन्यूस सैलरी मिली, सब कुछ, जबकि प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनको थोड़ी शिकायतें रही कई स्कूल्स में। मैं किसी एक स्कूल की बात नहीं करूँगा, कई स्कूलों में ऐसा हुआ जहाँ पे उनकी सैलरी कटी नहीं मिल पा रही थी, बच्चे नहीं ठीक से फीस पे कर पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो ऑनलाइन एग्जाम्स भी चला रहे थे, ऑनलाइन टीचिंग भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो उसके मुकाबले आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स में ये हुआ, टीचर्स को सैलरी तो हेफ्टी मिलती है, हाँ वो पैसा शायद बच्चों के जो सिस्टम्स को क्रिएट करने में हम ठीक तरीके से आयोजित नहीं कर पाते। तो इसमें टीचर्स की क्या गलती है जो प्राइवेट में है? मैं कहीं किसी को सही गलत ठहराने की बात ही नहीं करी। मैंने उस सामाजिक जिसको आप कहते हैं कर्तव्य का निर्वाह किया है, जहां मुझे लगता है कि मेरा अभी भी बात में सर वही कहूंगी कि जिनके पास सुविधाएं हैं, जो जागरूक हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाना हमारे लिए आसान है, लेकिन जिन्हें शिक्षा का महत्व भी नहीं पता उन्हें हमें ही समझाना पड़ता है। वो बच्चे जो घर जाकर खाने के लिए भी मोहताज है, उनसे पढ़ने की आप क्या बात करेंगे? उन बच्चों को नहीं रुकने दिया। आप इस समय अगर फेसबुक, अगर आप जुड़े होंगे सर, तो आप देखेंगे कि बेसिक के विद्यालयों में जो काम हो रहा है वो आउटस्टैंडिंग है और कहीं ना कहीं हमें उनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसे कई वीडियोस है मेरे पास जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, आप मुझसे ज़रूर लीजिएगा कि आप उन टीचर्स की मेहनत को देखेंगे। मैं खुद यहाँ मैंने निष्ठा की ट्रेनिंग कराई है इन गवर्नमेंट टीचर्स की, और मैंने बिल्कुल बहुत क्लोजली न केवल उनको ऑब्जर्व किया बल्कि अपनी टीचरों को भी उनसे सीखने के लिए भेजा। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि हाँ ऐसा हुआ जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हुआ। मैं कहीं उनकी मेहनत को कम नहीं आंक रही, लेकिन एक बात कहूँगी, पता नहीं मैं सही कह रही हूँ या गलत, बहुत सारे अवार्ड शोज होने लगे हैं
बहुत सारे अवार्ड शोज होने लगे जी, जी। जिनमें टीचर्स खुद अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और आते हैं और जाते हैं। लेकिन ये अवार्ड उनसे डिफरेंट था। ये अवार्ड हमने यहाँ के बेसिक हमारे डीआईएस सर की गाइडेंस से, हमारे बीईओ सर की गाइडेंस से, वाकई आप टीम के वीडियोस देख सकते हैं जो बने। आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि जेन्युइनली हमने इसके पीछे बहुत मेहनत की और ये देखा कि बहुत सारी कमियां हैं, और इन कमियों के साथ जब उन्होंने इस समय को निकाला और शिक्षा को रुकने नहीं दिया, तो वो बिल्कुल इसके अधिकारी हैं। हमारे टीचर्स के पास कम से कम घर में सर मोबाइल तो था। हमारे टीचर्स के पास घर में मोबाइल था। बच्चे से अगर कहती थी तो वो एक नहीं 2 मोबाइल खरीद तो लेता था, एक लैपटॉप की व्यवस्था तो कर लेता था, तो ऑनलाइन इस माध्यम से चल तो सका। लेकिन जिनके पास ये व्यवस्थाएं नहीं थी, तो आप सोचिए वहाँ तो बिल्कुल ठहराव, तनख्वाह दिया आपने, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, लेकिन शिक्षा में तो ठहराव आ जाता ना। वहाँ तो एक आप वॉइड क्रिएट कर देते, तो वो वॉइड नहीं क्रिएट हुआ। बच्चे तब भी सीखते रहे और जिस दिन से खुला उस दिन से पूरे जुझारूपन से आते रहे। तो ये मैंने बच्चों का यहाँ जनरल अवेयरनेस टेस्ट किया, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। आज कुछ बच्चे भी यहाँ सम्मानित हुए। तो इस जोन के हमने बच्चों का करीब उसमें 200 से 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ जनरल अवेयरनेस का टेस्ट किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे लिए विनर छांटना मुश्किल हो गया था, क्योंकि कई सारे बच्चे एक जैसे मार्क्स पे 10 10 10 10 मतलब पूरा 50 आउट ऑफ 50 पे खड़े थे। तो हम लोगों के लिए चयन करना, कला और आप का जो जीके है उस पर हमने जब उनको टेस्ट किया तो बच्चों ने बहुत वंडरफुल किया। तो मुझे उसको देखकर भी लगा कि शिक्षा कहीं रुकी नहीं। पैंडेमिक आया ज़रूर, उसने हमें छुआ ज़रूर, परेशान ज़रूर किया, लेकिन शिक्षकों ने कहीं अपना मनोबल गिराया सही नहीं। बात, बिल्कुल सही बात, करते रहे। बिल्कुल सही। सो अनवी जी, अभी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, आगे और भी प्रश्न बाकी है। आप बताइए। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जब कोई पैंडेमिक आता है तो सबसे बड़ा जो चैलेंज इस बार जो हमने देखा, स्पेशली कोविड-2 में, उसमें जो ऑनलाइन जो एजुकेशन था वो और ज़्यादा कठिन हो चुका था, क्योंकि एग्जामिनेशंस बहुत निकट थे और ये अप्रैल से ये दौर चल रहा था और एक टाइम ऐसा लग रहा था कि बोर्ड के एग्ज़ाम शायद होंगे नहीं होंगे, इन बच्चों का क्या पूरा पूरा साल चला जाएगा। और सरकार और गैर सरकारी संस्थान भी आपस में लगी रहीं कि किसी प्रकार से कोई एक रास्ता निकाला जाए। मैं माधवी जी की बेबाकी का वाकई मैं बहुत तारीफ करता हूं कि उन्होंने बेबाकी से पूरी बात को समझा और रखा। डिस्पाइट एक फैक्ट ये है कि LIPS अपने आप में एक प्राइवेट संस्था है, उसके बावजूद इन्होंने बढ़ चढ़ के सरकारी संस्थाओं की जो परेशानियां उसको समझी और उसको एड्रेस भी किया। तो मांडवी जी, आप ये जो LIPS जो है ये इटौंजा क्षेत्र में पड़ता है, लखनऊ से काफ़ी दूरी पे है, और मैं जब सही मायने में जब मैं यहाँ पे आ रहा था, मुझे कई बार कई जगह से कॉल्स आ रहे थे, मीडिया सेंटर से कॉल आ रहे थे, लेकिन मैं खुद कह रहा था कि मैं पर्सनली ठीक है मैं रिपोर्टर भेजता हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार आना चाहता था, क्योंकि जब मैंने थोड़ा सा गूगल पर देखा और ये देखा तो आई वॉज लिटरली इम्प्रेस्ड, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे वीडियोज़ ऐसी मिली, आई वॉज इम्प्रेस्ड। तो मैं यहाँ पर्सनली आया और जो देखा था मैंने उस पर, उससे मुझे ये 21 मिला, 20 नहीं। तो मांडवी जी, ये कैसे इटौंजा में आपने स्तर को कैसे मैनेज किया जो कि आज लखनऊ में नहीं हो पा रहा है? देखिए सर, मैं आपको बहुत बेबाकी से एक बात बताऊं। अगर आपके पास समय हो तो मैं आपको एक छोटी कहानी के माध्यम से शायद पूरी बात समझा दूं। सूप स्टोन करके एक कहानी है। एक बूढ़ा भिखारी होता है और वो घूमते घूमते बहुत कुछ उसने एक्सपीरियंस किया होता है, लाइफ के बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके पास, और वो एक गाँव में पहुँचता है। उस गाँव में अकाल पड़ा होता है मैम, कहीं पर खाने को कुछ नहीं होता है, और वो जब वहाँ पहुँचता है तो वो आंकलन कर लेता है कि इस गांव में क्या समस्या है। उसके बाद सिर्फ वो एक बात कहता मुझे रहने के लिए कहीं आप आश्रय दे दीजिए। तो वो रहने के लिए गांव वाले बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। बोलते हैं कि रात में फिर वो बोलता है, सबकी देख के लोगों की बातें सुनता है कि यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, अपने ही खाने के लिए कुछ नहीं है। तो कहता है कि मुझे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ एक भगोने में मुझे पानी दे दीजिए और एक पत्थर दे दीजिए, मैं आपको सूप बना के पिलाता हूँ बढ़िया। तो पत्थर से सब लोग बड़े आश्चर्यचकित, भाई सूप बनाएंगे ये। उसने सूप बनाना शुरू किया और उसने कहा क्या सुगंध आ रही है, क्या मज़ा आ रहा है, कहीं अगर थोड़ी सब्ज़ी मिल जाती, कैबेज, टमाटो, थोड़ा पोटैटो, तो ये सूप और अच्छा बन जाता। लोगों ने कहा हाँ है, कोई अपने घर से कैबेज ले आया, कोई टमाटो ले आया, उसने एक एक चीज़ डाली और फिर उसकी खूब तारीफ की, क्या अरोमा आ रहा है, अगर इसमें थोड़ा बीफ और पड़ जाए तो ये मज़ेदार हो जाएगा। वहाँ गांव का बुचर भी बैठा था, वो कहता अरे थोड़ी बीफ तो मेरे पास भी पड़ी होगी, मैं ले आता हूँ, मैं इसमें डाल देता हूँ। किसी से कहा अरे थोड़ी इसमें गार्लिक का भी टेस्ट आ जाए, अरे मेरे यहाँ कुछ लहसुन पड़े हैं, मैं ले आता हूँ। ऐसे करते करते वहाँ इतना बढ़िया सूप बन गया, और सूप
सिर्फ पूरे गांव के लिए बन गया। तो आप लीडरशिप कैसे करते हैं वो परिवर्तन उसी पर डिपेंड करता है। उसने फिर उसके बाद उस आदमी के पास, उस गांव का जो ज़मींदार था, वो आया, बोला अपना मैजिक वाला पत्थर मुझे दे दो। उसने कहा इसमें कोई मैजिक वाला पत्थर मैं तुम्हें तब दे दूंगा जब तुम अगले दिन यही सूप मुझे खुद बना के दिखा दोगे। और अगले दिन वो सूप नहीं बना सकता था, क्योंकि भले वो गांव का ज़मींदार था, भले वो गांव का नेता था, नेतृत्व कर रहा था, पर नेतृत्व की बहुत कमी थी। तो हमारा नेतृत्व जो कर रहे हैं माननीय राजेश सिंह चौहान, जो हमारे चेयरमैन हैं जी, उन्होंने ये विजन जब मेरे सामने रखा सर, कि मैं जीडी गोयनका में थी इससे पहले। ओके। जीडी गोयनका आगरा से मैं यहाँ आई हूँ जी। और उन्होंने मेरे इंटरव्यू में, मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात पूछी, सर स्कूल यहाँ? तो बोले कि मैम शिक्षा के लिए बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है और यहाँ सारा फार्मर्स के जो फैमिलीज़ हैं, जो दूर दूर के लोग हैं, उनको अच्छी शिक्षा के लिए पूरा क्षेत्र छोड़कर इतने 2-2 घंटे ट्रैवल करके बहुत दूर जाए। तो मैं यहाँ एक ऐसा स्कूल बनाना चाहता हूँ जहाँ आप निरंतर अच्छी शिक्षा दें। मुझे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें एक अच्छा नागरिक भी बनाना है। तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी गई। सही बात। मुझे लगा कि नहीं, यहाँ तक सबको लाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल था जी। बिल्कुल मुश्किल था, बट ये मुझे पता था कि अगर मैंने कुछ डिफरेंट करना शुरू किया, मैंने अपनी सोच को एक आम स्कूल की सोच नहीं रखा कि मेरी जिम्मेदारी इंजीनियर और डॉक्टर्स बनाने की है। अगर उसके साथ मैंने ये ब्लेंड कर लिया कि मैं अच्छे इंसान भी बनाऊंगी, बच्चे के प्रारूप को बदलने के लिए मैं उसे हर वो प्लेटफॉर्म दूंगी, चाहे वो डांस हो। आज आपने डांस का प्रोग्राम देखा, आपने म्यूजिक का प्रोग्राम देखा, आपने वो सारे चीज़ें देखी और साथ साथ में बच्चों का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा कि उन्होंने भी काफ़ी कुछ इस कार्यक्रम में मदद की और मैनेज किया और इस चीज़ को समझा कि ये उनकी जिम्मेदारी है। कई बच्चे खुद से चढ़ के वो डायरेक्टली एड्रेस करना शुरू कर दिया। जैसे एक बच्चा था मेरा, अब आपने देखा होगा वो एड्रेस कहीं सेक्शन में था नहीं, बट वो इतना इमोशनल हो गया सारी चीज़ों को देख के कि उसने टीचर्स को थैंक यू कहा। तो मुझे वो सेंस बच्चों में क्रिएट करना था और मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि टीचर्स भी इस बात को बस समझ लें कि हमारा जिम्मेदारी, स्कूल शुड प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर द रोड, नॉट द रोड फॉर द चिल्ड्रन। हमें उनका एडवर्सिटी क्वेश्चन स्ट्रेंथन करना है, हमें उनका इमोशनल क्वेश्चन बैलेंस करना है। जिन बच्चों का एडवर्सिटी क्वेश्चन अगर हमने स्ट्रेंथन कर दिया तो आप ये समझ लीजिए कि वो बच्चे ये सीख जाएंगे कि लाइफ के हर्डल से मुस्कुराते हुए कैसे निकलना है। उन्हें दुनिया का कोई पैंडमिक तोड़ नहीं पाएगा। और वो ना सिर्फ बच्चे सीखें, बल्कि मैं चाहती हूँ मेरे टीचर्स भी सीखें। तो वो सारा कुछ हम उन्हें यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जैसे जैसे वो वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो रहा है, लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हाँ मैम शायद कुछ प्रयास कर रही है और चीज़ें बदल रही हैं। तो आप जो यहाँ देख रहे हैं वो मेरे से ज़्यादा मेरी टीम का काम है। चेयरमैन सर का विजन है, मैं उसमें जुड़ी हुई हूँ और वो कहीं इस चीज़ के लिए रुकते नहीं हैं कि शिक्षा को उन्होंने पैसे से तोला हो। मेरा स्कूल हर साल 2 बच्चियाँ श्री राम औद्योगिक अनाथालय से गोद लेता है और उनको पढ़ाता है। वाह, उनकी निःशुल्क शिक्षा चलती है यहाँ पे, कक्षा 1 से लेकर 12 तक वो जब पढ़ना चाहें। और साथ में सर का ये कहना है कि जब तक वो बच्चियाँ पढ़ना चाहेंगी बिल्कुल पढ़ें, निःशुल्क पढ़ें, उनको हर तरह से हम सपोर्ट करते हैं, बुक्स देते हैं। ये एक ऐसा स्कूल है कि जो हर साल अपने एनुअल कॉन्सर्ट में पीजी से लेकर क्लास 12 तक के टॉपर्स को फ्री बुक सेट देता है, ताकि वो ये प्रमोट कर सके कि एजुकेशन अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए कहीं पीछे नहीं है। तो बस इसी विजन के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं। आपने इतनी बड़ी बात बोली कि यहाँ हो रहा है, तो ये परिवर्तन सर सिर्फ इसीलिए हो पा रहा है कि शायद मेरी टीम ऑफ टीचर्स, क्योंकि कोई लीडर नेतृत्व तो बहुत कर सकते हैं, बट देन अगर आपके पास टीम कमज़ोर हो तो मेरी टीम भी उतनी ही स्ट्रेंथेंड है। सर का विजन बहुत क्लियर है और सर के विजन को हम लोगों ने अपना मिशन बनाया। और मैं सोचती हूँ कि शिक्षा जगत में जुड़े होने के कारण रात में जब सोऊं तो ये सुकून होना चाहिए कि पैसा नहीं, मैंने वो कमाया है जिसके लिए आपको काम करना है। आपने बच्चों को बदला, आपने समाज में कुछ ऐसा परिवर्तन लाया। तो आज जब मैं सोऊंगी तो शायद मुझे बहुत सुकून होगा कि मैंने वाकई एजुकेशन की फील्ड में एक ऐसा नया सोच का बीज बोया है, जहां और प्रिंसिपल्स, जो आप मुझसे पूछ रहे थे, मैं ये आपको ज़रूर ऐड करना चाहूँगी सर, कि जहां और प्रिंसिपल्स ये कह रही थी ना कि आपने मुझसे प्रश्न किया कि क्यों नहीं, तो आज ये प्रिंसिपल्स घर जाकर एक बार ये सोचेंगे कि ये मैंने क्यों नहीं सोचा,
या सही क्या बात मैं है। अपने आसपास के स्कूलों को कुछ सपोर्ट एक्सटेंड कर सकती हूँ, क्या मैं उन बच्चों का भविष्य बेहतर बना सकती हूँ, और अगर कर सकती हूँ। एक सवाल आपने हर्ष सर से किया था सर, कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये पैंडमिक इन बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं, इनकी मार्कशीट का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी कि इससे बड़ा हौसला भरा बैच आपको कभी नहीं मिलेगा। वो बच्चे जिन्होंने अपने घर के लोगों को मरते हुए देखा, पैंडमिक सही से बात है। जूझते हुए देखा, इतनी विषम परिस्थितियों में दिन प्रतिदिन टीवी पर जो कवरेज आ रही थी वो हमारी हिम्मत को रोज तोड़ देती थी, उसके बाद भी वो पढ़ाई कर रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे, बराबर लड़ रहे थे, और उसी हौसले के साथ दोबारा स्कूल आ गए। तो मुझे नहीं लगता कि इस बैच से ज़्यादा विषम परिस्थितियों में पिछले 100 सालों में भी कोई बैच निकला होगा। बहुत सही तो बात है। इन बच्चों को तो हमें सलाम करना चाहिए, इन टीचर्स को सलाम करना चाहिए, क्योंकि एक कोरोना योद्धा ये खुद में भी बच्चे थे, क्योंकि उन विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई और शिक्षा को खुद भी नहीं रुकने दिया, कहीं साथ नहीं छोड़ा, हमारे साथ वो जुड़े रहे। बिल्कुल सही बात है। मांडवी जी, वाकई आपके एक एक शब्द बिल्कुल तराशे हुए थे। आपने बहुत सही बात की कि बच्चों के लिए आसान रास्ता न बनाएं, बच्चों को कठिन रास्तों के लिए तैयार करें। ये हमारा दायित्व है। दोस्तों, हम लोग बार बार ये बात कहते आते हैं कि अच्छी शिक्षा होनी कैसी चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि अच्छी शिक्षा के लिए जो व्यवस्था है उसको हमें कैसे बनानी चाहिए। हम और आप ही हैं जो समाज को एक नया ढांचा देते हैं। और मांडवी जी ने एक बात बहुत खूबसूरती से कही, जो कहानी इन्होंने सुनाई कि साहब, एक छोटा सा पत्थर लगता है एक पूरी परिस्थिति को बदल देने के लिए। उस पत्थर का कोई सूप में रोल नहीं था, लेकिन उसको डाल देने से, उसको पढ़ने से लोगों में जो जिज्ञासा जगी, उसके साथ जो लोग उसके साथ जुड़े, उस मिशन के साथ जुड़े, ऐसी मिशन से LIPS जैसे इंस्टीट्यूट्स खड़ी होती हैं। आइए ऐसे प्रकार के इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़े, उनकी कहानियां सुने, उनके साथ जुड़ाव से खुद भी इंस्पायर्ड हों और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ाएं। देखते रहिएगा करियर काउच विद शुभंकर। मिलते हैं बहुत जल्द। तो आज हम खड़े हैं लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक में, जहां पे स्तंभ 2021 का आज आयोजक किया गया है। और हम आपको बता देते हैं, ये खूबसूरत सा जो सेल्फी पॉइंट बना गया है, जहां पे हमारा अशोक स्तंभ है। तो ये जो है हमारे साथ शिल्पी जी जुड़ी हुई है, जो कि कोऑर्डिनेटर है, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है। और जो यहाँ पे नॉमिनेशंस हुए, जो फेलिसिटेशन सेरेमनी हुआ है, उसको 5 हिस्सों में बांटा गया था। और इसके बारे में जो है और जानकारी हमें शिल्पी मैम दे रही है। मैम, ये 5 कैटेगरी जो थी वो टीचर इनोवेटर अवार्ड, इसके बाद एक आपका इंस्पायर्ड रेजिलिएंट ऑफ द ईयर अवार्ड, और आपका नॉन स्कॉलिस्टिक अवार्ड, फिर आपका ग्लोबल कोलैबोरेटर अवार्ड। ये हमारी कैटेगरीज थी, जिसमें हमने टीचर इनोवेटर उन टीचर्स को दिया था जिन्होंने इनोवेशन के क्षेत्र में कुछ अच्छा किया है। फिर हमारा एक इंस्पायर्ड रेजिलिएंट अवार्ड था, जो हमारे ओवरऑल एकेडमिक से रिलेटेड सब कुछ देख रहा था। फिर एक था हमारा नॉन स्कॉलिस्टिक, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि ऐसा मतलब मैक्सिमम स्कूल्स में कहा जाता है कि हमारा जो एकेडमिक पार्ट है वो हर स्कूल में सिर्फ एकेडमिक पार्ट को ही फोकस किया जाता है, लेकिन जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है उसको हमेशा बैकफुट में रखा जाता है। लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ की भी इनिशिएटिव ली थी, क्योंकि NEP आ गया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो गई हैं कि आपको एक्टिविटीज़ को भी उतना ही पार्ट देना है जितना आप मेजर सब्जेक्ट्स को देते हैं। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया था ताकि टीचर इनोवेटर अवार्ड और हमारा नॉन स्कॉलिस्टिक अवार्ड मेन फोकस पे रहे, क्योंकि एकेडमिक्स से रिलेटेड हर टीचर्स को हमेशा हम लोग मोटिवेट करते हैं, लेकिन हमारे जो नॉन स्कॉलिस्टिक और एक्टिविटी रिलेटेड टीचर्स होते हैं उनको हम लोग बैकफुट में रखते हैं, वो क्योंकि वो भी ये सोचते हैं कि ये मेजर सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि अब CBSE ने भी इस चीज़ को इनबिल्ट किया है, उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि आपको एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए हम लोगों ने एक्टिविटीज़ पे भी फोकस करते हुए नॉन स्कॉलिस्टिक टीचर्स को भी अवार्ड दिलवाया था। ओके, सो एक्टिविटी की बात करते करते हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर सिद्धार्थ सर। और मैं बता देती हूँ दोस्तों, मैं खुद पर्सनली इनसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ बिकॉज इनकी डांस अमेजिंग थी। तो सर प्लीज़ बताइए आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में।
जैसा कि हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी कंडक्ट की जाती हैं और हम उसे बहुत ही अच्छी तरीके से संचालित वो बेसिकली बच्चों के स्किल को डेवलप करने के लिए जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जो सीबीएसई के गाइडलाइंस के थ्रू भी कॉम्पिटिशन्स आते हैं। अमृत महोत्सव चल रहा है और सीबीएसई के कुछ सोशल मुद्दे पे भी कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं। हम उसको जो आर्ट इंटीग्रेशन इस समय सीबीएसई ने चलाया है, उस आर्ट इंटीग्रेशन को यूज़ करते हुए हम अपने बच्चों में उस आर्ट को डेवलप करते हैं और बेसिकली सारी एक्टिविटी, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे डांस हो, योगा हो, और एकेडमिक में भी आपके को-करिकुलर में आपके डिबेट्स है, एक्सटेम्परी है, ये सारे कंपटीशन हम ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों को। बच्चे इसमें अच्छे से रुचि लेते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है और कोशिश करते हैं बच्चों को आगे बढ़ाएं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे एक एक बच्चे को आई थिंक पर्सनल अटेंशन मिलता है, जहाँ पे उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से पूरी टीम के साथ मेहनत की जाती है। सो ये जो खूबसूरत सी स्कूल में हम लोग आज आए हैं और ये ब्यूटीफुल सा सेल्फी पॉइंट बनाया है, इसके पीछे हीना मैम एंड विवेक सर है। सो हीना मैम, heartiest congratulations to you for your hard work. So please tell me, ये जो डेकोरेशन आप लोगों ने डिज़ाइन किया है, तो माइंड में क्या था? कैसे आप लोगों ने कितना दिन में इसको कवर किया है? एक्चुअली मैम, हम लोगों को इसमें लगभग 15 डेज़ लगे हैं पूरा डेकोरेशन में। और इसके पीछे जो मेन फेस है वो विवेक सर हैं, उनके अंडर में मैंने ये पूरा डेकोरेशन वगैरह हम सब ने किया है। वो पूरी थिंकिंग, जो भी डिज़ाइनिंग है, जो भी आप जितना भी डेकोरेशन देख रहे हैं, इवन ये जो आप सरस्वती माता देख रहे हैं, ये सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है। और उनको हम लोग, उनके हैंड को मैजिकल हैंड कहते हैं। जहाँ पर भी वो लग जाता है वहाँ पर मतलब ब्यूटी ब्यूटी आपको दिखती है। और उनके गाइडेंस में, उनके अंडर में, वो बहुत ही जॉली पर्सन है। जैसा कि डेकोरेशन, वो इमेजिनेशन, जो भी हमारा स्तंभ का इमेजिनेशन था, स्तंभ मतलब पिलर्स, तो उसी को हमने आगे रख करके ये सारा डेकोरेशन करा है। और होपफुली आप सबको अच्छा लग रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जी हाँ, जैसे कि हम सब बार बार ये बात कर रहे हैं कि इस खूबसूरत से जो इवेंट है उसका नाम है स्तंभ 2021, और हम सबको पता है एक एक पिलर जोड़ के ही एक मजबूत बिल्डिंग बनती है। तो एक और न्यू पिलर जो यहाँ पे है हमारे साथ, संतोष सर, जो कि पीजीटी मैथमेटिक्स टीचर है। तो संतोष सर, ये जो मैम ने जो ये स्तंभ 2021 नाम रखा है और ये जो आप लोगों ने स्तंभ हर जगह पे डेकोरेशन किया है, इसके पीछे क्या है, क्या मोटो थी? मैम, स्तंभ का अस्तित्व यहाँ पर जो आज का कार्यक्रम जो था, इससे मतलब यह है कि जो हमारे अध्यापकगण हैं, अध्यापकगणों ने जो कार्य कोविड के दौरान जो कार्य किया है, उनकी सराहना के उद्देश्य से इसको क्या बोलते हैं, ये कार्यक्रम कराया गया। और उद्देश्य ये था कि टीचर्स को एक मोटिवेट किया जाए, जिससे कि वो और बेहतर कर सके और बच्चों में क्या बोलते हैं, एक सर्वांगीण विकास हो।